मेरा देवर आधी रात को मेरे कमरे में आकर शोर मचा देता कि भाभी आपके कमरे में चूहा है। मुझे चूहे से बहुत डर लगता था। देवर मुझे अपने कमरे में ले जाकर पहले जूस का गिलास पिलाता और मेरे पास बैठकर मुझे सुला देता। सुबह जब मैं जागती तो मेरे कपड़े पर अजीब से निशान लगे होते। मुझे देवर पर शक होने लगा। अगली रात भी देवर ने वही किया तो मैंने जूस ना पिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि देवर ने मेरे साथ। अब सुनिए मेरी कहानी। मेरी शादी गांव में हुई थी। मेरे ससुराल वालों की गांव में बहुत बड़ी हवेली थी। इस हवेली में ज्यादा लोग नहीं रहते थे क्योंकि मेरे पति बाहर मुल्क में काम करते थे। एक देवर था जो कि एक जमीनों पर काम करता था। इस हवेली में मैं अपने देवर के साथ अकेली रहती थी। उसके अलावा कई नौकर भी मौजूद थे। मेरी 2 नंद थी जिनकी शादी बहुत पहले ही हो गई थी। मेरे सास ससुर बहुत पहले मर चुके थे, इसलिए मैं सारा दिन नौकरों के साथ रहती और शाम होते ही मेरा देवर भी घर आ जाता। मेरे पति की खानदानी जमीन थी जिसकी देखभाल मेरा छोटा देवर करता था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना था, जबकि मेरे पति पढ़े लिखे थे, इसलिए वो बाहर मुल्क जाकर पढ़ाई करने के लिए बाहर काम करना चाहते थे। जमीनों पर काम करना नहीं चाहते थे। मेरा देवर था तो बहुत अच्छा, मगर उसमें एक बुराई थी। जब वो खेतों पर काम करता तो बुलाने पर भी घर ना आता। उसका कहना था अगर मैं छोटी छोटी बातों के लिए घर आऊँगा तो लोग कामचोर समझेंगे। मुझे अक्सर इस बात को लेकर चिढ़ सी होने लगती थी। इसके अलावा वो बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे उससे और कोई मसला नहीं था। मेरी ननंद भी कभी कभार मिलने आती और 1-2 दिन रहकर चली जाती। मैं अपनी नंद की वजह से बड़े सुकून में थी क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करने वाली नहीं थी। जब कभी मेरा पति छुट्टी पर आता तो वो भी भाई से मिलने के बहाने आ जाता। वैसे घर में बस मैं और देवर ही होते थे। मेरी शादी को कुछ महीना ही गुजरा था। पति के जाने के बाद मेरे साथ अजीब अजीब वाक़ये होने लगे। पहले तो मुझे मेरा वहम लगा कि शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि मेरा देवर रोज रात को मेरे कमरे में आकर शोर मचा देता कि भाभी आपके कमरे में चूहा आ गया है, जिसे मैंने तो कभी देखा ही नहीं था। लेकिन देवर के कहने पर मैं डर कर कमरे से बाहर भाग जाती, क्योंकि मुझे चूहे से बहुत डर लगता था। इसलिए मैं जहाँ भी चूहे को देख लेती चिल्लाना शुरू कर जाती। मेरे शोर मचाने पर मेरा देवर मुझे सहारा देता और अपने साथ अपने कमरे में ले जाता और फिर मुझे बेड पर बिठाकर जूस का गिलास देता, जो पीकर मुझे सुकून आ जाता और नींद आ जाती। और फिर वही मेरे पास बैठकर मुझे लेट कर सुला देता था। उसका कहना था कि मैं बिल्कुल उसकी बहनों जैसी हूँ। मैं भी उसकी बातों को सच ही समझती थी, लेकिन हकीकत बहुत ही भयानक थी जो जल्दी सामने आने वाली थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे कपड़ों पर अजीब से निशान नजर आते थे। मैं हैरत में डूब जाती थी कि जब सोई थी तो मेरे कपड़े बिल्कुल साफ थे और जब मैं उठी तो मेरे कपड़े निशान से इतने कैसे भरे हुए हैं। पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मैं अपने जिस्म में होने वाले अजीब से बदलाव को महसूस किया तो मुझे देवर पर शक होने लगा था। अपने देवर पर शक करने लगी थी। अब वह जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करता तो मैं आगे से चुप्पी बना लेती और उसकी किसी बात का जवाब ना देती। मैं जब से अपने देवर पर शक करना शुरू किया था तब से मेरा रवैया में इसके लिए खिंचाव सा पैदा हो गया था। मैं हवेली के पीछे हिस्से में नौकरों के साथ बैठी थी, वहाँ की सफाई करवा रही थी। साथ साथ मैं उस वाक्य पर भी गौर कर रही थी जो आजकल मेरे साथ हो रहे थे कि देवर मुझे पुकारते हुए अचानक मेरे पास आ गया। मैं अपने देवर की आवाज़ पर चौंक कर सीधी हुई थी। वो शायद खेतों से काम करके लौटा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान थे। हाँ कहो, कुछ काम था मुझसे? मैंने उसे अपने पास आते देखकर पूछा था। अब उससे बात करते ही मेरा लहजा खुद ब खुद बदलने लगा था। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि मेरे दिल की अजीब कैफियत देवर पर बयान हो और वो मुझसे दूरी रख ले, लेकिन इस पर तो जैसे कोई असर ही ना होता था। देवर ने आते ही कहा कि मैं रोज़ घर में अकेली बोर होती हूँ, इसीलिए आज वह जल्दी आ गया है ताकि कुछ अच्छा वक्त गुजार सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी।
अगर वो सब ना हो रहा होता और मैं देवर पर शक ना कर रही होती तो मैं उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाती, पर इस वक्त मुझे देवर से डर महसूस हुआ था। मुझे लग रहा था शायद मेरा पति मुझसे दूर है, इसलिए मेरे साथ रहते हुए देवर मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। इसलिए मैंने उसे किचन की सफाई करवाने का बहाना करके टालना चाहा। मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और किचन में आ गई थी। मैं फिर से इसी सोच में पड़ गई थी जब मेरे दिल में उस चूहे के बारे में जानने का इरादा और भरने लगा, क्योंकि मेरे देवर ने ही चूहा देखा था और मैंने आज तक अपने कमरे में चूहा नहीं देखा था। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा था, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? अब मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं इस चूहे का राज जानकर रहूंगी, क्योंकि देवर चूहे का बहाना बनाकर कहीं मुझे अपने कमरे में सुलाता तो नहीं। और सुबह वो अजीब दाग मेरे कपड़ों पर लगे होते थे। जब मैं सोच रही थी कि अपना डर खत्म करके उस चूहे को एक बार में ही मार डालूं, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए और मेरा डर भी खत्म हो जाएगा और मुझे रोज रोज देवर के कमरे में जाकर सोना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब सोचना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। मैं डरती हुई हाथ में डंडा लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी मैं कमरे दरवाजे के पास भी नहीं पहुंची थी कि पीछे जाते ही मेरे देवर की आवाज़ पर मुझे रुकना पड़ा था। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरे हाथ में डंडा देखकर मेरा देवर भागता हुआ मेरे पास आया था। मैंने उससे कहा कि देवर जी, असल में आज मैं हिम्मत करके चूहे को मारने जा रही हूँ। उससे मेरा भी डर खत्म हो जाएगा और आपको भी मेरी वजह से रोज जो परेशानी होती है वो भी नहीं हुआ करेगी। मेरी बात सुनकर देवर का रंग उड़ गया था। मैंने उसकी आंखों में अजीब सा अंदाज महसूस किया था। नहीं भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? शायद जानती नहीं यहाँ के चूहे किस कदर खतरनाक होते हैं। आप रहने दो, मैं देख लेता हूँ उसको। मेरे देवर ने जल्दी जल्दी मुझे देखकर मेरे हाथ से वो डंडा लेना चाहा कि मैंने देवर की चाल समझकर फौरन अपना हाथ पीछे कर गई। देवर जी, आप परेशान ना हो, मैं उसे मार दूंगी। कभी ना कभी तो मुझे हिम्मत करनी ही है, तो आज क्यों नहीं? इसलिए उसे मैं खुद मार दूंगी। देवर ने मना करने के बावजूद मैं उसकी एक न सुनी और डंडा लेकर अंदर बढ़ गई और देवर वहीं से पलट गया। मैं आगे बढ़कर नीचे जाकर देखा तो सामने ही एक मोटा सा चूहा बैठा हुआ था। उसे देखकर मेरी सारी बहादुरी भाग गई थी। चूहे को देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मेरा देवर भागता हुआ कमरे में आया और मुझे अपने साथ ले गया। मैं चूहे को देखकर इस कदर डर गई थी कि अपने देवर को मना भी नहीं कर पाई थी। देवर मुझे अपने कमरे में ले गया और एक जूस का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैंने खामोशी से अपने हाथ में लेकर पी लिया और फिर रोज की तरह मेरी आंख फौरन बंद हो गई। कुछ खबर ना हुई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़ों पर वही अजीब से निशान थे। मैं फिर से सोच में पड़ गई थी कि चलो, नींद तो डर की वजह से आ जाती है, तो फिर ये निशान कैसे हैं? आखिर क्या राज है उन सब के पीछे? मैंने सोच लिया था अब कोई ना कोई तरकीब करके मैं इन निशानों का सच जान के रखूंगी, क्योंकि जो वाक्य मेरे कमरे में होता था ये रात को मुझे पता चल चुका था, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से जो देखा था। दिन वैसे ही गुजर रहे थे। जब शाम में देवर मुस्कुरा रहा था, वो आया और बोला, देखो भाभी, मैं आपके लिए ये ताज़ा फल और सब्जियां लेकर आया हूँ। उनको खाकर सेहत बनाओ, या ना हो कल को जब मेरा भाई आए तो आपको देखकर कहे कि मैं आपका ख्याल नहीं रखता, इसलिए आप कमज़ोर होती जा रही हैं। उसने मेरे पास आते हुए कहा था और साथ ही मेरी फिक्र भी जाहिर की। तो मैं उसके इस कदर प्यार और मोहब्बत पर शर्मिंदगी सी हुई और सोचने लगी, मैं यूं ही इस पर शक कर रही हूँ। शायद देवर मेरे साथ कुछ गलत करता ही नहीं हो, ये सब मेरा वहम ही हो। मैं उसे देखकर सोच रही थी। मेरी सोच का रुख अब बदल चुका था। अब मुझे अपना देवर सही लगने लगा था। अगर वह गलत होता या उसके दिल में मेरे लिए कोई मैल होता तो वो मेरी इतनी फिक्र ना करता, बल्कि मुझसे और चिड़ा चिड़ा रहता। और रात में वह अजीब हरकतें सब मेरे दिमाग का फितूर था। शायद वो तो सच में मेरा ख्याल अपनी बहनों की तरह रख रहा था, लेकिन मैं अनजान थी कि जल्द देवर का ऐसा भयानक रूप सामने आने वाला है जिसे देखकर रूह कांप उठेगी। मैं उसको देखकर लगातार सोचती जा रही थी।
आने वाले वक्त से अनजान मुझे अपनी गलत सोच पर ही शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि मेरा पति तो साल में एक बार चक्कर लगा जाता था और उसके जाने के बाद देवर ही तो मेरे दुख सुख में मेरे साथ होता था। मैं अपनी सोच में ही कहीं दूर निकल चुकी थी। भाभी, क्या बात है? आप इतनी खामोश क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, क्या पता मैं इसका मसला हल कर सकूं। मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर मेरे देवर ने मुझे पुकारा था। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम परेशान ना हो, बस ऐसे ही मुझे आदत है बैठे बैठे सोचते रहने की। तुमने फल बाकी बहुत अच्छे ले लिए थे, शुक्रिया उनके लिए, मैंने देवर की तरफ देखकर कहा था, जिस पर वह खुश होता उठकर बाहर निकल गया। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा इरादा आराम करने का था। कल मेरे पति ने आना था, इसलिए मैं अपनी नींद पूरी करना चाहती थी, क्योंकि वो जब भी आते थे मुझे गांव में घुमाने ले जाते और ढेर सारी शॉपिंग करवाते, जिसकी वजह से मैं बहुत थक जाती थी। अगले दिन मेरे पति 1 महीने छुट्टी पर रहने आ गए थे। मैं उनके आने के बाद चूहे वाली परेशानी से आज़ाद हो गई थी। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरे पति के आते ही लोगों ने मेरे और देवर के रिश्ते के बारे में गलत बातें करना शुरू कर दी थी, जिनको सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी कि जब मेरे पति यहाँ ना थे तो किसी ने भी आकर हाल तक ना पूछा था, और अब उनके आते ही सब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था। ये सब बातें मुझे पति ने बताई थी कि गांव में मेरे और देवर के बारे में क्या बातें हो रही हैं। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर वाला जानता था कि मैं तो अपने देवर को अपना भाई ही समझती थी। पति ने मुझे समझाया भी था कि तुम क्यों परेशान होती हो, मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो। ये गांव के लोग तो जलते हैं, असल में उन्होंने पढ़ाई हासिल नहीं की है, और एक लड़के और एक लड़की को अकेले साथ रहते हुए ये लोग आज भी अपनी सोच के मुताबिक वही सब सोचते हैं जो पहले लोग सोचते आए थे। मेरा भाई तुम्हें बहन मानता है, जबकि तुम उसे भाई मानती हो, तो हमें लोगों की बातों से क्या लेना देना है। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो। दिल पर बात लेने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। असल में मेरा पति चाहता था कि हमारे बीच औलाद आ जाए, उससे मेरा दिन भी निकल जाएगा और फिर शायद वह मुझे फिर अपने साथ ले जाएगा या खुद वापस आ जाएगा, और उसके लिए मेरा सेहतमंद रहना जरूरी था। लेकिन वो नहीं जानते थे उसके पीछे क्या क्या होता रहा है, जिसे मैं चाहकर भी ना सोचना चाहूँ तो भी मेरे सोचने का रुख देवर के अजीब हरकतों पर चला जाता है। आज उनका घर आए काफ़ी दिन हो गए थे, या फिर किसी औरत ने उनसे मेरे बारे में गलत बात कर दी थी, जिसकी वजह से उनका रवैया कुछ उखड़ा सा था। मैंने उनको प्यार से बैठाकर समझाया था कि आप परेशान ना हो, लोग ऐसे ही कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप मुझे समझा रहे थे और अब आप खुद परेशान हैं। आपके जाने के बाद घर का समझदार आपका छोटा भाई ही तो है। वो मेरा ख्याल बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही रखता है। मैंने तो पति के दिल से वहम निकालने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ मामला ही उल्टा हो गया था। मेरे पति कहने लगे, मुझसे ज़्यादा तुम इस गांव के लोगों को नहीं जानती हो, इसलिए कुछ देर खामोश रहो। शक नहीं कर रहा, लेकिन रही बात मेरे भाई की, तो उसे मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम उसकी इतनी तरफदारी मत करो, वो इतना भी अच्छा नहीं जितना तुम उसे समझ रही हो। मेरे पति ने मुझे अपने देवर के हक में बोलते देखकर गुस्से से और आहिस्ता से कहा, तो मैं हैरानी से अपने पति की तरफ देखा था। क्या उनको भी अपने भाई पर शक था? मगर क्यों? मेरे दिमाग पर यह बात घर कर गई थी। अगर मेरे पति को इस पर भरोसा नहीं था तो मुझे भी इससे सावधानी रखनी चाहिए थी। मैंने तो पति को वो चूहे वाली बात भी नहीं बताई थी, और अब उनका ऐसा रवैया देख अगर मैं उनको आज बता देती तो शायद गुस्से में वो मुझे तलाक दे देता। मैं अपनी सोच को झटका था और उस वक्त खामोश रही। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया मैं पति को चूहे के राज के बारे में बता दूं, ताकि अगर कभी किसी ने मुंह से ये बात निकली तो पति मुझे झूठा ना समझे। मैं रात ही उनको सब बता दिया था। उस वक्त वो खामोश रहे।
लेकिन अगले दिन उनको इसी बात पर गुस्सा आ गया था। तब वो रात वाली बात को बीच में ले आए थे, जो तुम बता रही थी कि तुम्हारे कमरे में चूहा आ जाता था। तब वो तुम्हें अपने कमरे में ले जाता था और जूस देता था। क्या तुमने कभी वो चूहा अपनी आंखों से देखा था? मेरा पति गहरी सोच में डूबा मुझसे सवाल करता हुआ खिड़की के पास जाके खड़ा हो गया था। मैं भी चलती हुई उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। जी, आपके आने से कुछ दिन पहले ही मैं चूहे को पकड़ने का प्लान बनाया तो इस चूहे को अपने कमरे में बेड के नीचे देखा था, लेकिन उसे मार नहीं सकी थी। मैंने पति को देखकर दिल में अपने रब से, खुदा से अच्छी की दुआ मांगते हुए बताया था। मेरी बात सुनकर पति खिड़की से दूर होकर बैठ गया और कहने लगे, एक इंसान को अपनी अकल के साथ साथ आंखों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सच है और क्या झूठ मैं नहीं जानता हूँ। मेरा एक ही भाई है और तुम तो मेरी बीवी हो। मैं दोनों को खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ। शायद मैं गांव वालों की बातों में आकर ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन अब तुम आगे से ख्याल रखना। मुझे तुम पर भरोसा है और अपने भाई पर भी। तुम खुद कोशिश करो कि चूहे का डर अपने दिमाग से निकाल दो ताकि ये सब दोबारा होने की नौबत ना आए। मेरे पति ने मुझे बड़े प्यार से समझाया था, जबकि मैं एक ही बात पर सोच रही थी कि जब मैं सुबह उठती तो मेरे कपड़ों पर निशान कैसे आते थे। आखिर मेरा देवर रात में मुझे जूस पिलाकर मेरे साथ करता क्या था। मेरा दिमाग उलझन का शिकार था। मैं चाहकर भी उस राज का पर्दा नहीं उठा पा रही थी। हालांकि मैंने कोशिश पूरी की थी। मुझे अपनी नाकामी का दुख भी था कि मैं ये राज जानने में नाकाम रही थी। अगले कुछ दिन बाद मेरे पति वापस चले गए थे, मगर जाने से पहले मुझे होशियार कर गए होते तो मुझे एक तरफ से खुशी भी होती कि मेरे पति मेरे साथ थे। लोगों ने जैसे मर्जी बातें की, मगर उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया था। उनके जाने के बाद मेरे पास ढेर सारा वक्त था ये सोचने के लिए कि आगे मुझे क्या करना है। दिल करता कि ना सोचूं इतना, ये सब दिमाग का फितूर है। लेकिन मैं अपनी सोच का क्या करती जो बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मैं सोच रही थी कि जब मेरा देवर हमेशा की तरह कमरे में आया और चिल्लाकर कहने लगा, भाभी आपके कमरे में चूहा गया है। मैं ये सुनते ही हड़बड़ा कर उठी और अपने देवर के पीछे जा चुकी थी। मैंने कल रात ही प्लान बनाया था कि कुछ भी हो जाए, आज रात को मैं अपने देवर की उन हरकतों से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। इसीलिए मैं डर कर अपने देवर के कमरे की तरफ बढ़ी थी। लेकिन आज मैंने सब जानने के लिए एक प्लान तैयार रख रखा था, क्योंकि दाल में कुछ जरूर काला था, वरना मैं तो सो रही थी। अगर कमरे में चूहा था भी तो मैं तो बेड पर सो रही थी। क्या कर लेता, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलना था। लेकिन देवर ने अचानक कमरे में आकर मुझे जगाकर मेरा शक यकीन में बदल दिया था। इसलिए मैंने सोच लिया था आज वह कुछ भी खाने पीने के लिए पानी या जूस दे, मैं नहीं पीऊंगी, ताकि उसके इस राज से पर्दा उठा सकूं। मैं खामोश से देवर के साथ उसके कमरे में आ गई। मेरे देवर ने मुझे बेड पर बिठाया और फिर जूस का गिलास मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने उस दिल घबराने का बहाना करते हुए ठंडा पानी लाने को कहा और उसके जाते ही जूस पीने के बजाय मौका देखते ही वो जूस पास रखे गुलदान में डाल दिया और कुछ ही देर बाद नींद आने का ड्रामा करती मैं वहीं लेट गई। आंखों को बंद किया। मेरा दिल डर से कांप रहा था। मुझे लेटे अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे दरवाजे खुलने की आवाज आई। उस आवाज पर मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। आने वाली शायद एक लड़की थी। उसने आते ही मेरे हाथों को रस्सी से मजबूती के साथ बांध दिया और फिर कमरे में अजीब सी बदबू फैलने लगी। मेरा देवर भी उसके साथ था। मैं बिल्कुल हल्की सी आंख खोलकर देखने की कोशिश की थी। उसके बाद उन दोनों ने जो कुछ मेरे साथ किया, उस दौरान मैं उनकी बातें खामोशी से आंखें बंद करके सुनती रही। मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि इतना भी कोई कैसे गिर सकता है। दरअसल मेरा देवर मुझ पर काला जादू करवा रहा था कि मैं कभी मां ना बन सकूं, क्योंकि अगर मेरी औलाद हो जाती तो जायदाद का कम हिस्सा देवर का हिस्से आता। और ये सब बातें मैंने अपने कानों से सुनी थी। पति के आने के बाद गांव वालों में वो बातें फैलाना वाला भी मेरा देवर ही था, ताकि मेरा पति गुस्से में मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए बाहर मुल्क चला जाए और वो इस लड़की से शादी कर ले। उसके साथ मिलकर वो रोज मुझ पर जादू करता था।
उसकी बातों से ही मुझे अंदाज़ा हुआ था कि उसे पता लग गया था कि मैं इस पर शक कर रही हूँ। इसलिए उसने मेरे कमरे में सच का चूहा छोड़ दिया था, जिससे मेरे देवर पर शक करना छोड़ दिया। और बदनामी के डर से यकीनन ये बात मैंने अपने पति को भी बताई थी। लेकिन मैं तो अपने पति को सब सच बता चुकी थी। मैंने उनकी बातें सुनते दिल में शुक्रिया किया था कि सही वक्त रहते ही पति को सब बता दिया था। उनकी बातों में खामोशी से सुनती रही। उस वक्त जल्दबाजी करके मैं सब कुछ खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जो करना चाहते थे उनको करने दिया। ये सब काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मुझे करना पड़ा था। बहुत मुश्किल से वो वक्त गुजरा था। वो दोनों जब कमरे से बाहर गए तो मैंने आंखें खोली। कमरे में हर तरफ अजीब सी बू थी। आंखें खोलने पर आंखों में मिर्ची लग रही थी। मेरे हाथ खोल दिए गए थे। मैंने एक नज़र बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। शायद देवर इस लड़की को घर छोड़ने गया था। मैं जल्दी से जाकर अपना मुंह धोआ और वहीं पर दोबारा लेट गई। सुबह हुई तो जल्दी से कमरे में आ गई ताकि देवर को जरा भी शक न हो। मैं इस घर में नौकरों के होते हुए भी अकेली थी। वहाँ सब नौकर भी थे। अगर देवर को भनक भी पड़ जाती कि मैं उसके सच से वाकिफ हूँ तो न जाने मेरा क्या अंजाम होता। ये सोचते रुक गई थी। मैं डर की वजह से फूट फूट कर रो रही थी। मैंने रोते हुए अपने पति को जल्दी आने को कहा तो वो परेशान हो गया और अगली सुबह ही घर आ गया था। मेरे पति के आने से मुझ में हिम्मत आ गई थी और कुछ सहारा मिल गया था। मैंने अपने पति के आते ही उसको सब कुछ सच सच बता दिया कि उनका भाई क्या करता है सिर्फ जमीन और जायदाद पाने के लिए। वो किस हद तक गिर चुका है। मेरी सारी बातें सुनने के बाद पति खामोश रहा और अचानक उठकर बाहर चला गया। उसके बाद पता नहीं उसने क्या किया कि 2 दिन के बाद ही एक रोज मैं कमरे में बैठी अपने पति की चुप्पी के बारे में सोच रही थी कि अचानक देवर की गुस्से से बड़ी आवाज़ में सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गई। तब पता चला कि मेरे पति ने अपने भाई को उसके हिस्से की जायदाद दे दी है और अब ये भी घर भी उसके रखने को कहा है, क्योंकि वो मुझे लेकर शहर शिफ्ट हो रहा है। देवर उसे प्यार से मना रहा था। जब वो ना माना तो गुस्सा करने लगा कि अपनी बीवी के पीछे लगकर अपने भाई को छोड़ रहे हो। मेरे पति ने आगे से सब्र से काम लिया और उसे कुछ न कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आए और सामान पैक करने को कहा। जब मैं खामोशी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा मेरे साथ यहाँ से शहर शिफ्ट हो जाओ तो सब पता दूंगा। इसी वक्त हम अपना सामान लेकर शहर आ गए थे। यहाँ पति के किसी दोस्त के घर रुके थे। तब रात में पति ने बताया कि वो यहाँ पर घर खरीदने वाला है और इस दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करेगा। जब मैंने देवर के बारे में पूछा था तो उसने कहा कि उसके सामने अगर मैं तुम्हारी चूहे वाली बात जिक्र करता तो वो तुम पर और कीचड़ उछालता। सब लोग उसे सही और तुम्हें गलत समझते। इसीलिए मैं खामोशी से तुम्हें आज ही वहाँ से ले आया, क्योंकि दौलत की जो पट्टी मेरे भाई की आंखों पर बंधी है मुझे नजर आई। वो जरूर कुछ गलत कर देता, इसलिए मैंने उसके सामने कुछ जाहिर ना किया और ना ही उसे अपनी सही पता बताकर आया हूँ। पति की बात बिल्कुल सही थी। उसने समझदारी से काम लिया था। काले जादू के उतार के लिए मेरे पति ने एक बाबा को दिखाया था। उन्होंने जो बताया वो बहुत मुश्किल था, पर कुछ दिन बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और हमारे एक बेटा भी हो गया था। और कुछ दिन बाद हमें ये खबर सुनने को मिली कि देवर ने जिस लड़की से शादी की थी वो देवर की सारी जायदाद अपने नाम करके उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है और आज वो अकेला धक्के खाता फिर रहा है। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा ही होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।